क्लोरीन हो गया, आयरन हो गया, ये सब क्या है, एक तरह से एटम है कि नहीं। यस। मॉलिक्यूल क्या होता है, तो थोड़ा सा कंप्लीट करने के लिए, मॉलिक्यूल क्या होता है। एटम का। हाँ, एटम से एग्रीगेट होता है तो मॉलिक्यूल बनता है कि नहीं। और मॉलिक्यूल से क्या बनेगा, कंपाउंड बन जाएगा। हम्म। तो इट इज फॉर्म बाय कॉम्बिनेशन ऑफ टू आर मोर देन टू एटम। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे हाइड्रोजन यहाँ पे था तो एटम कला H2 हो जाए कि नहीं, N2 हो जाए। ठीक है, O2 हो जाए, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब ऐसे बन जाएगा कि नहीं। तो हम लोग अब यहाँ पे स्टैंडर्ड आइटम कौन सा होता है बता सकते हैं। जैसे स्टैंडर्ड आइटम की बात करें, आइटम, ठीक, बता सकते हैं स्टैंडर्ड आइटम किसको मानते हैं। अब यहाँ पे हम लोग स्टैंडर्ड आइटम कार्बन 12 को मानते हैं, नहीं, जैसा कि मोल कॉन्सेप्ट में डिफिनीशन भी है उसी के बेस पे। तो कार्बन 12 को स्टैंडर्ड आइटम क्यों मानते हैं, ये सबसे जरूरी है। क्यों मानते हैं, क्योंकि इजिली क्या है, अवेलेबल है, इजिली अवेलेबल, ऐसा तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इजिली अवेलेबल, और भी एलिमेंट हो जाएंगे। दूसरा यहाँ पे नॉट वेरी रिएक्टिव, नॉट वेरी मतलब इनर्ट, मतलब दोनों चीजें हैं। दूसरा क्या है, नहीं तो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, नहीं, रिएक्टिव एंड नॉट इनर्ट। ठीक है, तो अग, और यहाँ पे देखा जाए इजिली इसका आइसोटोप भी अवेलेबल है, यानी इजिली सेपरेटेबल फ्रॉम आइसोटोप, अपने आइसोटोप से इजिली क्या हो जाए, सेपरेटेड हो जाता है। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड यानी कि 1/12 ऑफ वेट ऑफ क्या होता है, वेट ऑफ कार्बन 12 एटम इज कंपेरेबल टू वेट ऑफ हाइड्रोजन एटम, नहीं। और हाइड्रोजन एटम क्या होता है, लाइटेस्ट होता है ना, यस। लाइटेस्ट एटम होता है। तो यहाँ पे एटॉमिक मास यूनिट आ गया हमारे पास, एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट, जिसको हम लोग शार्ट में क्या लिखते हैं, AMU लिखते हैं। ठीक, या हम इसी को क्या कह देते हैं, यूनिफाइड मास। इसको शार्ट में कैसे लिखते हैं, U लिखते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे 1 AMU कितना हो जाएगा बता सकते हैं, ये डायरेक्ट पूछा भी गया है, या हम लोग कह सकते हैं U, तो कितना हो जाएगा, 1/12 और वेट ऑफ कार्बन 12 एटम। ठीक है, इतना है। अब डिफिनीशन में ये पढ़ते हैं बहुत बार। ठीक, अब इसमें वेट ऑफ वन कार्बन 12 एटम कितना हो जाएगा, वेट ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 एटम कितना हो जाएगा, अरे बताइए, बताइए भाई। इसको, एवोगाड्रो नंबर। हाँ मतलब कि, लेकिन 1/, के साइड में होगा ना वहाँ पे। ठीक है, हाँ, 1/12 भी होगा। हाँ तो यहाँ पे बेसिकली जैसे इक्वल टू 1.99264 10 पे -23 ग्राम। ठीक है, यह हम लोग ये नियम ये याद रहना चाहिए। ठीक है,
992648 × 10 पे -23 ग्राम। अब इसको 1 AMU इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये कई बार पूछा गया है SAI PMT में। डायरेक्ट 1 AMU इक्वल टू 1.66056, ठीक है, -24 ग्राम। केजी में कितना हो जाएगा? हम्म। और अब मल्टीप्लाई देखिए कर आप, डिवाइड कर देंगे। हाँ, तो 10 की आपको पावर मतलब 3। ज्यादातर ज्यादातर कितना 1.6 क्या लिख सिक्स सकते हैं, 7 सिक्स राउंड सिक्स अप। सिक्स सिक्स हाँ, होगा सर, राउंड ऑफ करके तो। क्यों राउंड देख अप लो आप। भूल गए? तो आप सिक्स है, देखिए। 6 के बाद 0 है। 5 से कम है ना वो तो नंबर। हम्म, जैसे 1.66 के बाद 0 है ना, हाँ, तो 0 को राउंड ऑफ करोगे तो 6 ही हो जाएगा क्योंकि वो 5 से कम है। चलिए, अब इसमें केजी में कितना हो जाएगा? 1.66 इंटू 10 -27। 27। ये सब याद रहना चाहिए, ठीक है। यस। अब जैसे वेट ऑफ वेट ऑफ हाइड्रोजन एटम निकाल सकते हैं इससे। अब यानी कि 1.6736 इंटू 10 पे -24 आ गया। और 1 अपान क्या हो जाएगा? 1.66056 इंटू 10 पे -24। तो ये लगभग अप्रोक्सीमेटली कितना 1.008 में होगा, ठीक है। यानी कि लगभग हम लोग क्या कह देते हैं, 1 AMU कहते हैं। या हम लोग इसी को क्या कह सकते हैं, 1 यूनिफाइड मास कह सकते हैं। तो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है। जैसे वेट ऑफ ऑक्सीजन एटम कितना हो जाएगा? अरे जो आप पढ़ते हैं इसमें ऑक्सीजन एटम का कितना 9995 होता है, तो हम लोग अप्रोक्सीमेटली कितना लेते हैं, 60 AMU लिखते हैं। वेट हम्म। ऑफ कार्बन एटम कितना हो जाएगा? 12 AU हो जाएगा कि नहीं? वॉल्यूम। वेट ऑफ नाइट्रोजन एटम कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। हम्म। तो ये कोई वैसी बात नहीं, ये सब आप जानते हैं। इसमें सबसे जरूरी है आपको ये मैनेज रखना, याद रखना, ठीक है। ये दोनों वैल्यू ग्राम में और केजी में, ठीक है। दोनों डायरेक्ट पूछा जाता है। तो यहाँ पे एटॉमिक मास क्या होता है? जैसे एटॉमिक मास यानी कि इसका डिफिनेशन क्या हो जाएगा, मीन्स इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ नंबर विच रिप्रेजेंट हाउ मेनी टाइम मास ऑफ वन एटम, ठीक है, ऑफ एन एलिमेंट इन देन कितना हो जाएगा, देन 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 एटम, यही होगा ना। तो ये बुक में भी आपका लिखा हुआ डिफिनेशन है, तो बहुत काम का नहीं हमारे लेवल पे। ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, बता सकते हैं? मतलब जो आपके बुक में GAM के रूप में लिखता है, या हम लोग कह सकते हैं मास ऑफ 1 ग्राम एटम, नहीं? तो ये क्या हो जाएगा बताइए यार। ये नहीं आता। हाँ मतलब आपके बुक में ऐसा लिखा रहता है ना, इसमें भी बस छोटी, जैसे हमने
यहाँ पे कॉन्सेप्ट पर एटम मॉलिक्यूल पढ़ रहे हैं तो थोड़ा छोटी छोटी बात हम लोग ध्यान देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे वन एटॉमिक मास, एटॉमिक मास इज डिफाइंड इन ग्राम, ठीक है। देन इसे क्या कहेंगे, इट इज ए ग्राम एटॉमिक। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं, मतलब एटॉमिक, एटॉमिक मास को हम लोग किस में डिफाइन कर दें, ग्राम में, तो ग्राम एटॉमिक मास हो जाएगा। जैसे ग्राम एटॉमिक मास आप मान लीजिए हाइड्रोजन तो कितना बोल देंगे, बताइए। 1 ग्राम ही तो बोलेंगे, नहीं। यानी कि कह सकते हैं मास ऑफ 1 ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन, इसी को, या यहाँ पे 1 ग्राम एच इक्वल टू मास ऑफ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, या हम लोग मास ऑफ 1 ग्राम एटम हाइड्रोजन कह सकते हैं ऑफ, ये हम लोग ग्राम एटॉमिक मास जैसे दूसरे का यहाँ पे कर लेते हैं। ऑफ नाइट्रोजन कितना हो जाएगा रे, 14 ग्राम। या हम लोग इसी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं मास ऑफ 1 ग्राम एटम ऑफ नाइट्रोजन, की नहीं। बस लिखने का तरीका है, कभी ऐसा लिख दे रहे हैं तो आप नया ना समझ के कंफ्यूज ना होइए। यहाँ पे मास ऑफ 1 मोल, मोल ऑफ नाइट्रोजन हो जाएगा, और इसी को हम लोग क्या कहें, मास ऑफ 1 ग्राम एटम ऑफ नाइट्रोजन। ठीक, ऐसे किसी का भी लिख सकते हैं, जैसे मीन्स 1 मोल इक्वल टू क्या आ गया, 1 ग्राम एटम आ गया कि नहीं, ऊपर के वैल्यू से, ठीक है। यस। तो किसी का भी ऐसे रहे तो हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मीन्स ऐसे लिखा रहे तो हम वहां पे क्वेश्चन भी लगा सकते हैं, और ऐसे जैसे मान लीजिए क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में फाइंड नंबर ऑफ ग्राम एटम इन 10 किलोग्राम ऑफ, किसका वो लिख दे, चलिए कैल्शियम, बहुत दिनों से नहीं पढ़ा, कैल्शियम। बताइए आंसर क्या हो जाएगा रे। सर पहले कैल्शियम हाँ, का वो क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास, सॉरी एटॉमिक मास। एटॉमिक मास 40 होता है भाई, तो ये टेन होता है। बाय 0.25 मोल्स हो जाएगा, 0.25 ग्राम एटम। हम्म, अरे नहीं नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, तो केजी में दिया हुआ है ना। आंसर कितना आएगा भाई, अब तो आपको लगा लेना चाहिए, कुछ है नहीं इसमें। सर 2500, सर 250। ज्या- ज्यादा बता दे रहे हैं, 250 ग्राम हो हाँ टू जाएगा। फिफ्टी 250 सर, वही काम है, सॉरी वो गलती से। हम्म, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ हमारा काम है छोटा छोटा जो आप गलती करते हैं उसको सही करना, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप फार्मूले जो हम लोग पढ़े हैं उसी के रिस्पेक्ट में ही पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे कितना आ गया, 250 ग्राम आ गया, नहीं 250 ग्राम आप आटा, कि नहीं। चलिए, सर हाँ कोई दिक्कत। नहीं सर। 1000 एटम ऑफ कार्बन, इसमें बताइए, इसमें भी वही कैलकुलेट करना है, एंड नंबर ऑफ ग्राम एटम, ठीक है। कितना आ जाएगा, अह, भाई आप लोग जो हम चीज, ठीक है, निकालना चाहते थे दिमाग से वो निकल नहीं रहा आप लोग।
पुराना इतना चीज घुस गया है। बताइए जल्दी। अरे भाई, जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ एटम दे दिए, और हम्म। यहाँ पे हमने क्या दे दिया, वेट दे दिया था। तो वेट के लिए आपने वेट अपन मालिकुलर मास लगाया, यानी इक्वल टू लगाया था कि नहीं। हाँ। तो हमने शुरू में बताया, जब से आपको मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं, इसीलिए हम थोड़ा इनडायरेक्ट पहले मोल कॉन्सेप्ट ही पढ़ाया। तो हमने बोला था कोई भी क्वेश्चन आएगा, आंख मूंद के क्या लगाएंगे, पहले फार्मूला। यही तो बोला था, और तो कुछ नहीं बोला है। ठीक। अब देखें यहाँ पे नंबर ऑफ एटम दिया है, तो ये वैल्यू दिया है, और अपन ए हो जाएगा, यानी इक्वल टू क्या हो गया, रन नॉट अपन एन ए हो गया। आंसर आ गया, यानी कि 1000 अपन अवोगाद्रो नंबर। इसमें क्या है, कुछ है? नहीं सर। हाँ। ठीक। देखिए, इसमें ऐसे छोटे छोटे मतलब क्वेश्चन रहते हैं, लेकिन मीन्स उसमें समझ में नहीं आता है बच्चों को क्या करें। ठीक। तो इसमें सबसे आसान यही है कि आप फार्मूला लिख लीजिए, जो चीज दिया है वो रखिए, आपका आंसर सामने आ जाएगा। ठीक है। चलिए, ये सब हम बहुत डिटेल में कर चुके हैं। ठीक, तो आगे चलते हैं मालिकुलर मास। ठीक है, अभी हम लोग एटॉमिक मास की बात कर लिए। अब मालिकुलर मास। आज शिव सो हो गए लग रहा है। हो सकता है। नहीं, और रात भर हॉस्पिटल में काम करते हैं ना। हाँ। हम्म, तो हॉस्पिटल में हो सकता है मरीज जगा दिया हो। वहीं से वहीं सो लेता है। कोई नहीं सर। हाउ मैनी टाइम्स mass of one molecule is heavier? Mass of carbon 12 atom। यहाँ पे ऊपर वाले डिफिनेशन में थोड़ा सा इनकम्प्लीट लग रहा है। ग्राम हैवियर यहाँ पे भी लिखते हैं। ठीक है। नहीं, तो सही हो जाएगा, हैवियर देन दैट ऑफ ग्राम एटम। ठीक है। एक सेकंड वहीं पर नॉर्मल। रोकना, ग्राम एटम वाला। मैं भेज दूंगा, कोई नहीं दिक्कत सर, नहीं मैं है। स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ, बस पढ़ रहा हूँ एक सेकंड। अच्छा। गुड मॉर्निंग सर। अरे भाई, कितना गा रहे नहीं चले जाते। अरे सर, अभी जस्ट आया मैंने, लेट हो गया। चलिए, थोड़ा सा हम जल्दी से बता दे रहे हैं, इसमें कुछ बहुत इम्पोर्टेंट बात नहीं बताया है। ठीक है। थोड़ा सा आर्यन बता दें। बता दो सर, कैसी बात कर। नहीं, मतलब जैसे देखिए, इसमें आइटम, इसको हम भेज देंगे, ये सब आप पढ़े हैं आप लोग सारे। ठीक है, जैसे इसमें हमें बेसिकली कॉन्सेप्ट ऑफ आइटम एंड मॉलिक्यूल हमने पढ़ना है। मतलब मोल कॉन्सेप्ट वाला ही कॉन्सेप्ट है। ठीक है। तो यहाँ से एटम का डिफिनीशन लिखा है। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द एलिमेंट व्हिच टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शन में जो पार्टिसिपेट करता है, जैसे हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, जो एलिमेंट होते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं। डाल्टन के अनुसार यही था ना, स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या होता है, एटम होता है। मॉलिक्यूल क्या होता है, यानी कि एटम मिलके क्या बनाता है, कंबाइन होके मॉलिक्यूल बनाता है। टू या मोर एटम कंबाइन होके मॉलिक्यूल बनाता है। इसमें एग्जाम्पल H2N2 ये सब हो जाएंगे। यहाँ स्टैंडर्ड एटम की बात कर रहा है, तो इसको हम लोग मानते हैं कार्बन 12। ठीक है, जिससे मोल का डिफिनीशन भी था। तो यहाँ पे कार्बन 12 एटम को स्टैंडर्ड एटम क्यों माना जाता है, तो इजिली अवेलेबल होता है। ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे, नॉट वेरी रिएक्टिव, नॉट इनर्ट, मतलब कह सकते हैं। ठीक है। तीसरी क्या है, इजी सेपरेबल होता है, आइसोटोप से इजिली क्या हो जाए, सेपरेट हो जाता है। ठीक है। और कार्बन 14 को हम लोग देखिए, मतलब कि जो फॉसिल वगैरह है उसका एज भी पता करने के लिए करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे 1/4
12 weight of carbon 12 atom is comparable to weight of hydrogen atom, जिसे हाइड्रोजन एटम क्या होता है, लाइटेस्ट एटम है, आप जानते हैं। ठीक है, तो एटॉमिक मास यहाँ पे हमें पढ़ना, एटॉमिक मास यूनिट जो एमयू होता है, जिसे यूनिफाइड मास भी बोला जाता है। ठीक है, तो एटॉमिक मास यूनिट क्या हो जाएगा, जैसे 1/12 वेट ऑफ कार्बन 12, क्योंकि कार्बन 12 को क्या मानते हैं हम लोग, स्टैंडर्ड एटम मानते हैं। ठीक है, वेट ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 क्या हो जाएगा, इतना आता है। ठीक है, ये ठीक अवोगाद्रो नंबर के करीब है, लेकिन माइनस में है। ठीक है, तो यहाँ 1 AMU क्या है, 1/12 ये हो जाएगा। तो 1 AMU सर की वैसे आपने वैल्यू ये वेट आपको पता, वेट कैसे निकाला था कार्बन का, कार्बन 12 क्या, का एक एटम का? कौन सा, ये वेट ये वेट वही अवोगाद्रो नंबर डिवाइड कर देंगे ना, पर वन डिवाइड अपान करेंगे तो अवोगाद्रो 1.6 कुछ वन नहीं आएगा? है, हाँ ये वाला आएगा वैल्यू, ये वाला। लेकिन ये जो हमारे पास ये वैल्यू रहता है ना, थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल रहता है, कह सकते हैं। हाँ, ये मतलब किसको कैसे सेपरेट करते हैं, अरे सब कौन सा? भाई, सेपरेट हाँ सेपरेट मतलब इसको हम लोग, हाँ एस्टिमेट, मतलब, मल्टीप्लाई करेंगे क्या? अप्रोक्सीमेट हम्म, कह रहे हो सर आप? अरे यार इसको मतलब स्पेक्ट्रोमीटर पे मतलब सेपरेट किया जाता है, ये मतलब थोड़ा एक्सपेरिमेंटल होता है, स्पेक्ट्रोमीटर। चलो ये याद करना है, आप ये कह रहे हो। हाँ स्पेक्ट्रोमीटर पे, ये तो ये थियोरेटिकल है, स्टैंडर्ड, और इससे एवोगाड्रो नंबर निकालेंगे। हाँ मतलब ये हमारे पास एक्सपेरिमेंटल है। ठीक है, स्टैंडर्ड है, तो ये हमें काम का नहीं है, कहीं पूछा नहीं जाता, आप जानते ही हैं। आपको बेसिकली ये पूछा जाता है। ठीक, यहाँ पे लिख देना स्पेक्ट्रोमीटर वैल्यू होता है, ठीक है, यस यहाँ सर। पे ये वाली। ठीक, तो यहाँ पे एमयू क्या हो जाएगा, 1.66, ये हमें याद रखना। ये कई बार पूछा गया, डायरेक्ट आप क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको मिलेगा। और ये केजी में, यानी कि ये ग्राम में था, तो यहाँ पे 1/फिर 1000 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 10 पे -27 हो जाएगा। यहाँ पे वेट ऑफ हाइड्रोजन एटम है, तो वही चीज यहाँ पे कर लेंगे, तो कितना इतना आपका रहता है वेट स्टैंडर्ड। और बेसिकली हम लोग वेट ऑफ हाइड्रोजन एटम का कितना निकाल, 1 AMU होता है, या 1 यूनिफाइड मास कह सकते हैं। वैसे ऑक्सीजन का यहाँ पे कितना हो जाएगा, 16 AMU। तो हम एक कभी लगाते हैं, नहीं लगाते हैं, बस हम लोग यहाँ कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं तो लिख रहे हैं। ठीक है, ऐसे वेट ऑफ कार्बन आइटम का 12 यूनिफाइड मास या 12 AMU कह सकते हैं। वेट ऑफ नाइट्रोजन आइटम का 14 यूनिफाइड मास या 14 AMU कह सकते हैं, एटॉमिक मास यूनिट बोला जाता है। ठीक, तो एटॉमिक मास क्या होता है यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं, यानी कि इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ which represent how many time mass of one atom of an element in 1/12 of the mass of carbon 12 atom। ठीक है, ये डिफिनीशन होता है। तो अब डिफिनीशन तो पूछने से रहा, लेकिन आप मतलब इसको जानिएगा। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली बुक में ग्राम एटॉमिक मास, तो ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, मास ऑफ 1 ग्राम एटम। व्हेन एटॉमिक मास इज डिफाइंड, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, ग्राम एटॉमिक मास बोले जाएगा। ठीक है, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन क्या होगा, 1 ग्राम। और इसे हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मास ऑफ 1 ग्राम ऑफ एटम ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ हम लोग 1 ग्राम एच लिखा है, तो इसको हम पढ़ सकते हैं मास ऑफ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, ये मास ऑफ 1 ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन। जैसे दूसरा यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन, तो ये मीनिंग हो गया 14 ग्राम। ठीक है, यह हमारे पास इसका मीनिंग हो गया मास ऑफ 1 ग्राम एटम ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, इसी तरह से जैसे यहाँ पे दूसरा हम लोग रिप्रेजेंट किए, तो दूसरा यहाँ पे है 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, मास ऑफ 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन, मास ऑफ 1 ग्राम एटम्स। एटम ऑफ नाइट्रोजन। यानी कि ये सबसे मीनिंग क्या निकल रहा है, मीनिंग निकल रहा है 1 मोल इक्वल टू 1 ग्राम एटम। एटम्स। ठीक है, ये मीनिंग निकल रहा है ना।
तो यहाँ पे इसके बेस पे छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है, जो आपको यहाँ पे लगाना है। ठीक, तो इसमें क्या दिया है कि बेसिकली दिया है फाइंड नंबर ऑफ ग्राम आइटम इन 10 ग्राम 10 किलोग्राम ऑफ कैल्शियम। ठीक है, तो यहाँ पे वेट अपन मॉलिक्यूलर मास लगाते हैं, वही लगाना है, नंबर ऑफ मोल। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया कि A1000 किस लिए, ये किलोग्राम को ग्राम में बदलने के लिए, तो आंसर क्या हो गया 250 ग्राम। तो वही फार्मूला हम लोग लगाए हैं, वेट अपन मॉलिक्यूलर मास एन नॉट अपन एन इक्वल टू B/T/24 ये। पॉइंट ठीक है, फोर। इसमें इतना वैल्यू लग गया है। अब दूसरा यहाँ पे क्वेश्चन है 1000 एटम ऑफ कार्बन, फाइंड नंबर ऑफ ग्राम आइटम, जिसे उसमें नंबर ऑफ ग्राम आइटम निकालना था। तो ऐसे यहाँ पे निकालना है। अब यहाँ पे वेट नहीं दिया है, अब आइटम का नंबर दिया है। तो ये क्या होता है, एन नॉट क्या होता है, नंबर ऑफ आइटम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ आयन होता है। तो यहाँ पे एन नॉट अपान ने लग जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें फिर पढ़ना है अब, यानी कि मॉलिक्यूलर मास, तो इट इज द नंबर ऑफ विच represent how many time mass one molecule is heavier than 1 upon 12 mass of carbon atom। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं। तो इसको थोड़ा सा जैसे मॉलिक्यूलर मास मतलब एग्जाम्पल के रूप में, यानी कि मॉलिक्यूलर एम ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, बता सकता कोई, 2 हो जाएगा। नहीं, दो वैल्यू हो गया, ये हम लोग टू यूनिफाइड मास कह सकते हैं। ऐसे मॉलिक्यूलर मास वन मॉलिक्यूल ऑफ O2 32 32। U हो जाएगा, या 32 क्या हो जाएगा, एटॉमिक मास यूनिट, कोई भी यूनिट लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे मान लीजिए हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड का पूछ रहा है, तो कितना हो जाएगा, अरे 44। कार्बन डाइऑक्साइड 44 U हो जाएगा, या एटॉमिक मास यूनिट हो जाएगा, जो आप पढ़ चुके हैं, ऐसा कुछ नहीं इसमें नया है। तो यहाँ पे जैसे ग्राम एटॉमिक मास पढ़े थे, ऐसे यहाँ पे ग्राम मॉलिक्यूलर मास में, यानी कि इसी को अगर हम लोग ग्राम में रिप्रेजेंट कर दे तो क्या हो जाएगा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा। ठीक है, आपके बुक में ग्राम मॉलिक्यूलर मास ही दिया है शायद। ठीक है, तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास मतलब कि बेसिकली GMM कह सकते हैं। ठीक, ये हम लोग इसको क्या कह सकते हैं, मास ऑफ वन ग्राम मॉलिक्यूल। नहीं, इसको यही बोल, जैसे उसमें मास ऑफ 1 ग्राम एटम की बात किए थे ग्राम एटॉमिक मास में, ऐसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, मास ऑफ मॉलिक्यूल। 1 ग्राम ऑफ मॉलिक्यूल हो जाएगा। बस एटम के जगह पे क्या हो रहा है, मॉलिक्यूल लग जा रहा है बस। व्हेन मॉलिक्यूल मॉलिक्यूलर मास इज डिफाइंड इन ग्राम इज कॉल्ड ग्राम मॉलिक्यूलर मास। कोई इसमें, अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करें, जैसे वहां पे, यानी कि ग्राम मॉलिक्यूलर मास ये ऑफ समझ नहीं आया वन, मेरे को, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अरे भाई, जब एक एटम की वजह से हाइड्रोजन है तो एटम हो ना, हाँ है। हाँ अब हाँ। जब मॉलिक्यूल बनाएंगे तो H2 हो जाएगा ना। हाँ। अब इसका वेट क्या होगा, यानी कि 1H1 लिखते हैं, तो यानी कि एटॉमिक मास क्या हो गया, 1 हो गया, तो 1 हो गया। और इसमें क्या होगा, दो मॉलिक्यूल मतलब दो आइटम जोड़ के मॉलिक्यूल बना है, तो यहाँ पे 2 नहीं हो गया, इसमें क्या है। और अच्छा, तो मॉलिक्यूलर मास यूनिट 1 हो जाएगा यार। 1 एस टू। नहीं 2 हो जाएगा ना, मॉलिक्यूलर मास लगाया तो 2 है। 2 हो जाएगा ना, दो मतलब आइटम है इसमें ना, इस मॉलिक्यूल में। अच्छा अरे ठीक भाई, है, अच्छा। हाँ ठीक है। इसे बोलते हैं एटम एग्रीगेट होता है, मॉलिक्यूल बनता है, मॉलिक्यूल एग्रीगेट होता है तो कंपाउंड बनता है। ठीक, जैसे सेल मिल के टिश्यू बनाते हैं, उसी तरह यहाँ पे है। और इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज थोड़ी लिख रहे हैं।
ठीक उसी है। को रिलेट करना है। तो यहाँ पे जैसे वहाँ ग्राम एटॉमिक मास हम लोग रिप्रेजेंट किए एटम में, देख लीजिए सेम लिख रहे हैं, कुछ नहीं, मतलब कोरिलेट करके हम लोग पैरेलल भी पढ़ सकते हैं। देखिए ग्राम एटॉमिक मास, मास ऑफ 1 ग्राम, वन एटम मास डिफाइन ग्राम हैवियर देन ग्राम एटॉमिक मास कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मालिकुलर मास में वही हो जाएगा, यानी कि ग्राम मालिकुलर मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2, जो अभी पढ़े 2 ग्राम हो जाएगा कि नहीं। यानी कि हाँ, इसको क्या लिख सकते हैं आप, मास ऑफ 2 वन MeU लिख सकते हैं ना। मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल ऑफ H2 भी कह सकते हैं। ठीक है, और दूसरा ऐसे भी वहां रिप्रेजेंट किए थे 2 ग्राम ऑफ H2, यानी कि मास ऑफ 1 मोल H2 कह सकते हैं, नहीं, या कह सकते हैं मास ऑफ 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ H2 कह सकते हैं। देखिए कुछ नहीं चेंज है, ऊपर जो हमने पढ़ा है, ठीक है, उसमें क्या एटम लगाए थे, यहाँ पे मॉलिक्यूल लगा रहे हैं। देख लीजिए ये वाला लैंग्वेज इतना, यहाँ से देखिए, अभी नाइट्रोजन कैसे कंपेयर, देखिए यहाँ पे 1 ग्राम हाइड्रोजन मास ऑफ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, या मास ऑफ 1 ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन, वहां पे क्या लिख दिए, मास ऑफ 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन। मतलब एटम से जगह मॉलिक्यूल लिख दिए बस। देख एक लीजिए बात वही था। सेम लिखा है मैंने। ठीक, हेलो, गुड मॉर्निंग। हाँ हाँ बताइए। इसके रिकॉर्ड, अच्छा सर थोड़ी देर में बात करें, थोड़ी देर में बात करें क्लास में। और मास ऑफ 1 मोल ऑफ H2, मास ऑफ 1 ग्राम ऑफ मॉलिक्यूल हो जाएगा, वही चीज लिख दे एटम्स रहे के हैं। लिए अरे आपने मॉलिक्यूल लिख दिया ना सर, हाँ मास ऑफ 1 ग्राम मॉलिक्यूल्स 1 ग्राम एटम्स। हाँ, बताइए आपको क्या दिक्कत है। तो मास ऑफ 1 ग्राम 2 ग्राम के इक्वल कैसे हो सकता है? हम्म, भाई मोल है ना, मोल है ना, तो यहाँ पे H2 लिए, तो H2 में दो ही तो रहेगा, मास ऑफ 1 ग्राम ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ H2। हम्म, तो मैं ये कह रहा हूँ कि 1 ग्राम मॉलिक्यूल 1 ग्राम H2 के इक्वल क्यों होगा? हाँ 1 ग्राम में हमारे पास टू, मतलब 2H, मतलब ये तो हो गया ना HS, तो 2 ग्राम आएगा, तो दो, यहाँ पे 2 ग्राम ऑफ H2O केवल लिखा है, और हाँ, यहाँ पे मैंने मॉलिक्यूल लिख दिया, बस इतने तो डिफरेंस किया है। तो वन अगर ग्राम के हो मॉलिक्यूल गया। नहीं लिखते तब नहीं इक्वल। 1 ग्राम के हो गया हाँ यहाँ। 1 ग्राम में ही तो 2 ग्राम लिख, 2 ग्राम मॉलिक्यूल लिख देंगे तो डबल नहीं हो जाएगा। फिर 4 हो जाएगा ना। टू, हाँ 4 हो जाएगा ना। सर H2 भी अरे तो भाई, मॉलिक्यूल ही है। हाँ H2 तो मॉलिक्यूल है बस, लेकिन यहाँ पे बता रहे हैं ना हम लोग बस मॉलिक्यूल में। चलिए एक हम लिखते हैं फिर, जैसे मान लीजिए ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ N2, यानी कि 28 ग्राम होगा कि नहीं, यस सर। मास ऑफ 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ N2 हो जाएगा। N2 को, हाँ 28 ठीक, मॉलिक्यूल्स में हो वही जाएगा। चीज लिखेंगे हम, ठीक है, हाँ। मास ऑफ 1 मोल, मोल ऑफ N2। यही लैंग्वेज तो समझना है, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 मोल इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 ग्राम मॉलिक्यूल हो 1 ग्राम। जाएगा, जैसे वहां पे हाँ। क्या था, 1 एटम के था, आया कि नहीं। हाँ हाँ ठीक है फार्मूला, सर। 1 मोल। ये फार्मूला लगा के भी कर सकते हैं, जो फार्मूला हम लोग पढ़े। अभी भी दिक्कत है।
अरे भाई, n इक्वल टू वेट अपन मालिकुलर मास, n नॉट अपन Na। ठीक है। VNTP भी यहाँ पे लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लीजिए हम इस वाली वैल्यू को लगा रहे हैं, 1 मोल लगा रहे हैं, तो यहाँ पे वेट, ठीक है, और यहाँ क्या? पे मालिकुलर मास अगर हम लोग 1 रखते हैं, तो ये एटम का मालिक एटॉमिक मास हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ W इक्वल टू क्या होगा, 1 ग्राम एटम हो जाएगा। ठीक। अगर हम मॉलिक्यूल यहाँ लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा कि नहीं, तब W इक्वल टू क्या है, 2 ग्राम नहीं आएगा। अरे भाई, मॉलिक्यूल लगाएंगे यहाँ पे, एटम लगा रहे हैं तो H का निकालेंगे, मॉलिक्यूल लगा रहे हैं तो H2 का लगाएंगे कि नहीं। अच्छा। हम्म। हाँ ठीक है। तो भाई यहाँ से भी निकाल सकते हैं, हमें इसे पढ़ाने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप लोग क्लियर करने के लिए कभी आप बोले सर ये वाला कॉन्सेप्ट आप बताए नहीं। ठीक है। तो आपने ऊपर जैसे आइटम का लिखा है, तो ऊपर जाना हाँ। है, वहां तो आपने H2 हाँ। लिखा है ना, 2 ग्राम ऑफ यस। H2। सर अरे वहां नहीं, वहां नहीं, वहां हाँ। नहीं सर, क्वेश्चन में हमारी दिक्कत आ रही थी। कहाँ पे? सर नीचे कहाँ ग्राम पे? वाले, कहाँ पे? और नीचे ये। सर। हाँ ये वाला। हाँ, मालिक्यूल ऑफ तो H2 इसमें तो है। आपने 2 ग्राम ऑफ H2 लिखा है, हाँ। तो वहां पर भी H2 ही हुआ टेक्निकली, अगर मॉलिक्यूल भी कह रहे हो तो आप। हाँ, 2 ग्राम ऑफ H2 मतलब 2 ग्राम ऑफ H लिखना चाहिए ना। हाँ। 2 ग्राम ऑफ H। हाँ, 2 ग्राम ऑफ H लिख सकते हैं। यहाँ पे तो लिखना पड़ेगा, लेकिन यहाँ 1 वाले यहाँ तो सही है। यहाँ तो सही है ना। यस सर। अब सही है। ठीक। चलिए। अब आगे हम लोग एटॉमिक मास, एक्चुअल मास जो होता है, एक्चुअल मास क्या होता है? एक्चुअल मास यानी कि कह सकते हैं इट इज मास ऑफ वन एटम और वन मॉलिक्यूल इन ग्राम। ठीक है। तो इसी को बोलेंगे, यानी कि एक्चुअल मास ऑफ H2 कितना हो जाएगा, 2 ग्राम अपान 2 ग्राम। एवोगैड्रो नंबर हो जाएगा कि नहीं। अच्छा। ये होगा ना। यानी कि एक्चुअल मास ऑफ O2 कितना हो जाएगा, 32 अपान Na हो जाएगा। ठीक। एवरेज मास क्या होगा, ये तो सब आप लोग जानते होंगे। एवरेज मास क्या है, मतलब जो आइसोटोप का हम लोग मास निकालते हैं अलग अलग, तो उसको फिर कैलकुलेट करते हैं एवरेज में, यानी कि टोटल एक्चुअल मास अपन। से क्या आ रहा है? एक्चुअल मास मतलब अवोगाद्रो नंबर से डिवाइड करेंगे, एक्चुअल मास हो जाता है ठीक है। ये मॉलिक्यूल। ठीक है। ठीक है सर। तो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट आपने दिया नहीं, लेकिन मैं यहाँ पे कंप्लीट करने के लिए बता दिया, कभी आ जाए तो हड़बड़ाइए नहीं। ठीक। एवरेज मास क्या होगा, कैलकुलेट फॉर आइसोटोप। कहाँ से कैलकुलेट करें, आइसोटोप से। जैसे इसमें हम लोग दो तरह से कैलकुलेट करते हैं, एक हम लोग टाइप 1 कर लेते हैं, टाइप 2 टाइप का, टाइप 1 से। टाइप 1 में क्या है, इफ आइसोटोप आर क्या हो गिवन इन परसेंटेज में, अगर परसेंटेज में दिया है तब कैसे निकालेंगे। जैसे Cl दिया है 35 का 75%, ठीक है, और एक Cl दिया है 37 का डिवाइड ट्वेंटी किया फाइव हमने, परसेंट 70% ठीक है। हाँ। तो एवरेज मास क्या हो जाएगा, निकाल सकते हैं।
अब कैसे एवरेज कैसे मास यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, 35 × 75 प्लस 37 × 25 हो 45। जाएगा, और अपान 100 कर लेंगे। ठीक है, तो कितना आ गया आंसर, निकालिए। हाँ, ठीक है, दे दिया। हाँ निकालिए, चलो, कैलकुलेट करिए। एक सेकंड सर। इसका तो वो हो जाएगा ना। हाँ, कितना आ गया, थर्टी भाई अगर हम, सिक्स पॉइंट फाइव हाँ 30। ठीक है। हाँ 35.5। हाँ 35.5। ये आ गया, इतना ही हम लोग निकालते हैं क्लोरीन का, नहीं। हाँ यानी कि यहाँ पे दूसरा, अगर हमारे पास क्या आइसोटोप फ्रैक्शन में दिया हो, फ्रैक्शन में ज्यादा दिया है, टाइप दो तरह से दिया रहता है, टाइप तो टू में फॉर्मूला दिखाना फिर से एक बार इसका, परसेंटेज वाला। फार्मूला में 100 से डिवाइड कर दिए, जैसे एवरेज आप लोग निकालते हैं ना कहीं पे भी, एवरेज, हाँ हाँ एवरेज निकालने के लिए एवरेज यहाँ पे हम लोग जो भी, मान लीजिए कोई भी वैल्यू रहता है, x1 x2 x3, तो उसका नंबर जितना रहता है उससे हम लोग डिवाइड कर देते हैं नंबर। यानी कि यहाँ नंबर कितना है, 3 है, तो 3 से डिवाइड कर देंगे ना, ऐसे तो करते हैं। हाँ। और यहाँ पे एवरेज मास है, तो हाँ, यहाँ पे मास, एवरेज मास को हम लोग यानी कि m1 x1 कह सकते हैं, m2 x2 कह सकते हैं, यानी कि सो ऑन। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 हो जाएगा। ठीक, तो ये तो जनरल किसी कहीं भी एवरेज निकालते हैं तो हम लोग यही करते हैं, ठीक है। ठीक है सर। अब देख टाइप दूसरा क्या है, कि पहले टाइप में हमने ये ले लिया कि जब परसेंटेज में दिया हो, जैसे आइसोटोप का, ये परसेंटेज में दिया है 37 और 35 का, ठीक है। और यही चीज फ्रैक्शन में दिया रहे, यानी कि इफ आइसोटोप आर गिवन इन फ्रैक्शन, जैसे Cl है 35, तो इसमें फ्रैक्शन में दे दिया है 75, 0.75, एंड Cl 37 का दे दिया 0.25। मतलब Cl 35 ज्यादातर आइसोटोप पाया जाता है मोस्टली, और Cl 37 कम पाया जाता है, तो यहाँ पे एवरेज मास क्या हो जाएगा, 5.5। डिवाइड कर रहा हूँ सर। वही उतना आंसर आएगा ये कि फाइव नहीं। पॉइंट तो यहाँ पे m1 फ्रैक्शन लिख ले रहे हैं, और m2 फ्रैक्शन, f2 ऐसे भी लिख सकते हैं एवरेज मास का। तो एवरेज मास क्या हो जाएगा, 0.35 आएगा। बे, आप तो 30 पॉइंट। नेचर ही बदल, आप तो हाँ इतने नेचर ही आएगा ना जो बदल पहले दिए। आया था, वही तो क्वेश्चन है। हाँ वही आएगा, वही सेम क्वेश्चन है इसे भाई। 30.5 कैलकुलेट डिवाइड तो कर देंगे ना। किससे डिवाइड करेंगे, अब तो यहाँ फ्रैक्शन हो गया तो डिवाइड करने की क्या जरूरत है, पहले से डिवाइड कर, अच्छा हाँ हाँ, पहले ठीक से है यहाँ ठीक पे है। 100 से डिवाइड करके तो दे रहा है वैल्यू हाँ हाँ ठीक है यहाँ, ठीक है, हाँ फिर यानी उतना कि ही आएगा। 75% अपान 100 कर दिया होगा, तभी तो आएगा हमारे पास 75। ये पहले से हाँ ठीक ब्रेक है। करके दे रहा है तो अब क्यों लगाएंगे, तो आप ये डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हैं, हाँ ठीक है। फिर 30 पॉइंट इतना ही आएगा सर। चलिए कैलकुलेट करिए, हम लिख रहे हैं किसी मतलब अननोन का, ठीक। यहाँ पे दिया है आपको x 200, ठीक है, 19%, ठीक है, कामा x 201 दिया है 81%, ठीक है, एंड 209। 202 दिया है 2% दिया है, ठीक। अब फाइंड एवरेज मास ऑफ x, ठीक, बताइए दोनों लोग कैलकुलेट करके। ये प्रोपोर्शंस का दिए हैं आपने।
क्वेश्चन दिया है यहाँ पे आइसोटोप है, ठीक है। प्रोपोर्शन। एक्स, हाँ, अच्छा 8 है, वो 81 लग रहा है सर। ये 81 है, है। और ये 81 है। 3% अच्छा, कैसे होगा फिर? शायद सॉरी, हाँ ये 8 है। अरे सर, 90%, 8%, 2%। अब मेरे गलत आएगी। अब मेरा गलत आएगा। 346.85 आएगा। यहाँ 8% आपने लिखा दिया ना। वही है, 8% है। अब अरे दोबारा भाई, करो। 200 आएगा तो 200 के आसपास ही आएगा। पहली बात तो यही है, एटॉमिक मास तो यही है कि नहीं। अब 200 आएगा कि 201 आएगा कि 200.5 आएगा कि 202 आएगा, ये कैलकुलेट करने पता चलेगा। 200.12। है? 200.12। हाँ, 200.12 कैलकुलेट कर सकते हैं। श्योर। हाँ कर रहा हूँ सर। आपने 8, मैंने एक बार 81 करके किया था। भाई वो सही है, परसेंटेज में रहेगा तो 100% से ज्यादा होगा नहीं, ठीक है। 90 हो गया, और यहाँ पे 8 हो गया, और 2 हो गया, 100% ऑफ हो रहा। हाँ, 200 नहीं। 1.2 आ गया। हाँ। दूसरा क्वेश्चन है, एक्स 199 और ये 90% दे रहा। 199 एक्स टू 90%। हंड्रेड 8% दे दिया, एंड एक्स 200 टू 2% दे दिया। अब कितना आएगा? हम ऑप्शन दे रहे हैं, गैस मारिए। गैस मार दो। अरे मतलब मतलब ये क्वेश्चन आया हुआ है तो इसलिए गेस मारने के लिए बोल रहे हैं। कभी कभी आप लोग लगाए रहते हैं ना, क्वेश्चन का आंसर याद रहता है इसलिए। आंसर बताइए, फिर आगे चलते हैं। 199.14। थर्ड हो जाएगा। थर्ड आ रहा? वन नाइनटी आना नाइन चाहिए, ये कह पॉइंट रहे हैं। फोर हाँ ये। हाँ, पॉइंट सेकेंड जीरो आएगा फोर ना। अच्छा आ। ये दूसरा क्वेश्चन है वो। चलिए। सर, हाँ, 14 आएगा, 05 कहाँ से आ गया। बाय चेक कर लिए यार। यही आंसर चलिए है, एक सेकंड आंसर निकाल वैसा रहा हूँ। जो नहीं आंसर चेक कर आपको लिए। जो आंसर आपको दिया था वो ये भी हाँ नहीं दिया था, ये दिया था। ठीक है, तो यही होगा। अब इसमें देखिए, एक चीज है, मतलब न कैलकुलेट करना हाँ, ये पड़े तो लगा तो। देंगे। 199 तो कर देंगे, पॉइंट हटा देंगे और क्या। हाँ, ये इतना ज्यादा बड़ा वैल्यू हो गया ना, तो ये आंसर लगा दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे भी देखिए, इतना ज्यादा परसेंटेज है तो यही डोमिनेट होगा, ये आंसर आ जाएगा इसी के करीब। ठीक है, इसमें भी देखिए 0 पॉइंट, मतलब .1 का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। ऐसे में सर तो 202 भी तो बड़ा है। लास्ट में 202 तो बड़ा है 200 से। तो 199.14 आ रहा है। हाँ चलिए, ये सेकंड आंसर सही हो जाएगा ना। हम्म। चलिए, अब इसके बाद हमें यहाँ पे बुक में दिया है ला, कुछ दिए हैं कुछ ला। पहले हम लोग ला को पढ़ते हैं। ला ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन जैसे, नहीं, ला ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। अब लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में कितने ला दिए? 5 लॉ लगभग दिए। जैसे आप पढ़ते हैं, 5 लॉ कौन कौन से हैं, लिस्ट बना रहे हैं, फिर इसको पूरा एक्सप्लेन भी करा जाएगा हम लोग, ठीक है। 5 लॉ, पहला लॉ क्या है? लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, या कंजर्वेशन ऑफ मास कह सकते हैं। लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन किसने दिया था? फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है? लेबोजियर ने दिया था, गिवन बाय लेबोजियर, ठीक है, लेबोजियर। और दूसरा लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शनल, लॉ ऑफ
ठीक है, किसने दिया था? हाँ, बुक लाभ में लिखा है इसलिए प्रोस्ट ने, प्रोस्ट। इसलिए हम बता दे रहे हैं। हाँ, प्रोस्ट। और उसके बाद ला कौन? ला ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। साइंटिस्ट। प्रोपोर्शन, ये किसने दिया था? ला ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन, बता सकता है कोई? हाँ। लाभ मल्टीपल प्रपोर्शन। हाँ। नहीं सर, नहीं याद। यार ये जो ना आते हैं ये वाले क्वेश्चन। हाँ, तो इसीलिए रहने दीजिए, आता नहीं है, बुक में लिखा हुआ नाम इसलिए मैं लिख रहा था, कोई नहीं। बता ला, ही दीजिए सर फिर। सर ला, आपको बता दो, बताना है तो। नहीं बताएंगे। अरे सॉरी सर। नहीं, रहने दीजिए, कोई मतलब नहीं, सच में नहीं मतलब है। फिर रहने दो सर। ज्यादा आप ना जाने। लोग पढ़ेंगे ना, कोई मतलब नहीं है। ठीक। तो ये हमें 5 ला पढ़ने हैं, ठीक है। चलो अब जल्दी यहाँ ला जल्दी। पढ़ाने का मकसद है कि इसमें थोड़ा एक्सप्लेनेशन करना, जैसे आप लोग पढ़ते हैं, ला ला केवल दिया, मान लिया उसके बेस पे क्वेश्चन बना देता है, तो कैसे करेंगे, इसलिए हम पढ़ा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो फर्स्ट क्या है, हम लोग ला ऑफ मास कंजर्वेशन। अब फादर ऑफ केमिस्ट्री लेवोजियर ने ये बोला था कि मतलब लेफ्ट हैंड का मास क्या होगा, इक्वल टू राइट हैंड, किसी भी केमिकल रिएक्शन में। अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू दिस ला मास कैन बी neither created nor destroyed in a chemical reaction। और कह सकते हैं फिजिकल। दो चीजें हम लोग पढ़ते हैं ना, न तो केमिकल रिएक्शन में, न फिजिकल रिएक्शन में, बट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वन फ्रॉम टू अनदर। एक फॉर्म से अनदर फॉर्म में कन्वर्टेड मींस कंजर्वेशन मींस यही हुआ ना, जैसे आप बचपन से एनर्जी का पढ़े हैं, एनर्जी ना तो बना सकते हैं ना क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो सकता है, ठीक है। वही यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के रिस्पेक्ट में है। अब यहाँ पे मतलब कि इसको हमें एक्सप्लेन करना है, तो यहाँ पे दिस लॉ इज नॉट फॉलो। अब देखिए यहाँ पे एक्सेप्शन आ गया, इन न्यूक्लियर रिएक्टर रिएक्शन लिख लेते हैं, न्यूक्लियर रिएक्शन में लॉ फॉलो नहीं होता, ठीक है। यानी कि दूसरा यहाँ पे इफ reactant is converted into product completely, तो उसमें क्या हो जाएगा, मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट हो जाएगा। कंजर्वेशन मतलब यही हुआ ना, इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास है। जैसे मान लीजिए एग्जांपल यहाँ पे, ठीक है, एग्जांपल है कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कार्बन का मास क्या होगा, 12 ग्राम हो गया, इसका 32 ग्राम हो गया, ये दोनों ऐड करेंगे कितना हो गया, 44 ग्राम हो जाएगा। और इधर 44 तो है ही है, यानी कि दोनों इक्वल हो गया। ऐसे और भी एग्जाम्पल कर सकते हैं, दूसरा एग्जाम्पल जैसे ये पहला एग्जाम्पल, दूसरा जैसे N2 + 3S2, और एक कन्वर्ट हो जाता है किसने में, 2NH3 में, है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 28 ग्राम है, और हाइड्रोजन कितना, 6 ग्राम हो गया, और इधर हमारे पास क्या हो जाएगा,
34 ग्राम हो जाएगा। नहीं, ये भी ऐड करेंगे तो ये भी 34 ग्राम है, इधर भी 34 इक्वल हो गया। ऐसे यहाँ पे तीसरा एग्जाम्पल कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक। और यहाँ पे हीट दे रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 बदल रहा है, ठीक। अब इस लॉ का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने ये दे दिया तो आप मतलब यहाँ पे 100 ग्राम आएगा, ठीक है। अब 100 ग्राम है तो यहाँ पे क्या होगा, बोलिए कितना हो जाएगा इसका। चलिए आप लोग चुप हैं तो हम थोड़ा 48 इनडायरेक्टली पूछ। कितना? चलिए अब मान लीजिए 50 ग्राम ले लिए, ठीक। तो ये 28 ग्राम होगा, तो ये कितना हो जाएगा, आंसर बताइए। 22। हाँ, अब 22 आ जाएगा। अगर 100 लेते तो 44 आता, हाफ हाफ कंज्यूम हो रहा तो हाफ हो जाएगा, ठीक है। यानी कि कह सकते हैं इफ रिएक्टेंट इज नॉट completely converted into इसमें प्रोडक्ट, देन मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू किसके हो जाएगा, मास ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड प्लस मास ऑफ रिएक्टेंट क्या हो जाएगा। हम्म अरे भाई जो बचा रहेगा लेफ्ट वही तो होगा, ठीक। तो जैसे ऊपर वाले फार्मूले में तो यही है ना, मास ऑफ रिएक्टेंट कितना है देख लीजिए, ऊपर वाले जो क्वेश्चन हम आपने लगाया है वैसे तो देखते ही लग गया, बस हम यहाँ पे फार्मलाइज कर रहे थे। यानी कि 100 ग्राम मास ऑफ रिएक्टेंट है कैल्शियम कार्बोनेट का, अगर देखा जाए नहीं, तो यहाँ पे मास ऑफ प्रोडक्ट कितना फॉर्म हो रहा है उसको कर लीजिए, लेफ्ट जो बचा है कितना 50 ग्राम, लेफ्ट हो जाए तो 50 ग्राम का निकल जाएगा। जैसे मान लीजिए आप लोग नहीं समझ रहे हैं, जैसे मान लीजिए कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको हिट दे रहे हैं कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। अब इसमें क्या है कि आपका ये 28 ग्राम मिल रहा है, ये 22 ग्राम मिल रहा है, तो ये कितना कंज्यूम हुआ होगा ये निकालना है। तो ये फार्मूला भी बन गया, आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। कितना हो जाएगा रे, टोटल तो इसका कितना 100 ग्राम है, क्योंकि ये 50-50 बन रहा है, तो ये यानी कि ये कंज्यूम कितना 50 ग्राम का 50 हुआ करेगा, होगा। हाँ 50 ग्राम। ठीक है, इनडायरेक्टली कैसे भी इसमें अगर देखिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से ऐसे ही क्वेश्चन आता है, अगर मतलब न्यूमेरिकल के रूप में आता तो, नहीं तो कोई बहुत चांस नहीं बनता है। क्योंकि भाई देखिए आपके बुक में दिया है तो उसको तो हम लोग छोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है। ठीक है सर, हाँ। बाकी एक्स्ट्रा तो पढ़ ही लेते हैं तो बुक का तो छोड़ेंगे नहीं। तो हम्म। दूसरा लॉ यहाँ पे है, लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। तो लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन प्रोस्ट ने दिया था, तो इन्होंने बोला क्या, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के अकॉर्डिंग मीन्स रेशो ऑफ कंपोनेंट बाय वेट remains same, no no matter what is the source of component or method of
प्रिपरेशन मतलब बोल रहा है कि प्रिपरेशन का मेथड कैसा भी रहे उसे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, तो अपने बुक से भी एक बार इस लॉ को पढ़ लीजिएगा। ठीक है, बस हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए H2O है, अब इसमें रेशो क्या है, H और O का रेशो क्या होगा? अरे हम्म, H और 2:1। 2:16 होगा, नहीं? सर, यानी कि हाँ, टू रेशियो ऑक्सीजन अच्छा है ना। हाँ, ठीक है। ठीक है। H2O है ना ये। हाँ एच हाँ। टू अब ये H2O कैसा भी हो, मतलब चाहे रेन वाटर है, रेनी वाटर हो गया, ये हमारे पास सी वाटर ले लीजिए, यही वो मतलब बोल रहा है, या मिनरल वाटर का, तो उसमें रेशो और कंपोनेंट तो बदलेगा नहीं, नहीं? या टैप वाटर, नल वाला पानी, कोई भी पानी हो, तो इसमें रेशो क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा 16। 2:16, 2:16, 2:16 हो जाएगा। यही क्वेश्चन बोल रहा है। जैसे यहाँ पे कार्बन प्लस ऑक्सीजन रिएक्शन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, तो यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन का रेशो क्या हो जाएगा? 12 × 32 होगा ना। हाँ, 12:32 हो जाएगा। ठीक, जैसे अभी कैल्शियम कार्बोनेट का हम लोग देखें, अब इसको हेड दे रहे हैं कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 से बन रहा। अब इसमें इस कार्बन ऑक्सीजन का इसमें रेशो क्या होगा? इसमें भी तो वही सेम हो जाएगा भाई, 12:32। हाँ, 12 × 32। चाहे जहां से कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, तो रेशो क्या होगा, वही होगा। यही ये ला बोल रहा है। समझ में आ गया होगा? ठीक है। अच्छा, तो कोई नहीं, जैसे यहाँ पे कार्बन का बर्न करके कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, तब भी ये रेशो है। और यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट को क्या हीट में ब्रेक कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा, तब भी ये रेशो। अदर फॉर्म से कहीं भी कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, गाड़ी चला रहे हैं वहां से मतलब जो कन्वर्सन हो गया उस पे भी यही रहेगा। ठीक है, समझ ठीक है रहे हैं सर। ना? तो यस सर। मतलब कि रेशो तो वही रहेगा ना, तो ये ला यही बोलता है। ठीक है, इसके बाद ला ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन था। मतलब रेशियो सेम होना चाहिए ना। हाँ, रेशो सम होता है, होना नहीं चाहिए। ठीक है, ठीक है। ला ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ठीक है, अब इसमें बेसिकली ये ला के हम लोग क्वेश्चन के रूप में लिख नहीं रहे हैं था। ठीक है, आप बुक से थोड़ा एक बार रीड कर लीजिए। ये वैलिड नहीं होता आइसोटोप के लिए, बाकी के लिए रहता है, यानी कि नॉट वैलिड इन आइसोटोप। ठीक है, जैसे मान लीजिए H और O है, तो इसमें क्या है, 2:16 है, नहीं? 16। यानी हाँ, कि H2O में हो गया 2:16। 16। और H2O2 में क्या हो जाएगा, एस टू ओ यहाँ टू पे 2:2, 32। हम्म, 32। 2:32। हाँ, 32 होगा। हाँ, अब यहाँ पे मतलब कि आगे चलते हैं, इसमें भी तो रेशो तो यही हो जाएगा ना दोनों में। इसमें रेशो कितना हो जाएगा, 1:18 का हो जाएगा। 1:2। हाँ, इसमें ये तो ये गलत है। 16 होगा। हैं? ये सेम का रेशो निकालना है, इसमें इसमें कितना रेशो हो जाएगा ये दोनों में? फिर उसको वन इज कैंसिल टू करेंगे तो सर 1:16 वन इज आएगा टू टू इसमें। का आएगा ना, 16/32। ठीक है, जैसे दूसरा लिख हाँ। रहा है, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक, अब इसमें कार्बन का कितना हो जाएगा, 12 है, इसमें भी 12 है कार्बन का। और ऑक्सीजन का देखिए 12 है, और यहाँ भी 32 आ गया, तो रेशो कितना आ जाएगा, मतलब ये दोनों में वही आ गया। हमारे पास क्या है, 1:2 का। ऑक्सीजन मतलब का कहीं 12 पे नहीं भी, होगा, ऑक्सीजन का तो हाँ, 16 होगा। जैसे N2O हो गया, NO हो गया, N2O3 हो गया, N2O5 हो गया, 4 हो गया। ठीक, और एक कंपाउंड और बनता है नाइट्रोजन, जब हम लोग पढ़ेंगे फैमिली, तो उसमें N2O5,
इसमें रेशो नहीं चेक करके देखिए, नाइट्रोजन का ऑक्सीजन का, तो नाइट्रोजन का तो 28 हो जाएगा इसमें। ऑक्सीजन इसमें 16, हाँ नेट ऑक्सीजन का 16 होगा। हाँ 28 हाँ इसमें 14 हो इसमें जाएगा। तो हाँ 14 हो जाएगा। सबन इसमें का भी अलग इसमें अलग करना पड़ेगा ना। 28, हो 28, जाएगा। 28, और इसमें 16 हो 16, जाएगा। 16, 16, हम्म 16, 48। 48 इसमें, हाँ 64 64, 64। 80, और 480। 80। रेशो क्या हो जाएगा, इधर तो 1:1 का रेशो हो गया, तो इधर हाँ से हम लोग नहीं 1:1 का, और तो यहाँ इधर पे 3 क्या का आ आएगा, जाएगा, 3। 1 2 हो रेशियो जाएगा, 3। 3 हो जाएगा। रेशियो 3 कहाँ से? हाँ सर 3 4 हाँ का आएगा सर। 3 वन वन 4 का 3 4, हाँ 3 4 का है। 3 4 5 का आएगा, 3 4 5 का आएगा। इसमें ये 2 नहीं इस आएगा ना। हाँ 3 4 5 आएगा ना यहाँ नीचे। 3 4 5 है ना। हाँ हम्म, चलिए, यहाँ पे अगर हम लोग थोड़ा सा और अच्छे से बना लें तो ऐसा कर सकते हैं, N2O2। तो फिर चेंज हो तो जाएगा ना। हाँ थोड़ा और सही लगने लगेगा। 32 का आ जाएगा। हाँ तो यहाँ पे अभी क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा ना, और यहाँ पे रेशो ऑक्सीजन का कितना 32 हो जाएगा, तो ये डायरेक्ट 1 2 3 4 5 हो जाएगा, अच्छा लगेगा। ठीक है। चलिए, यहाँ पे क्वेश्चन कैसे इसमें आता है, ठीक है, तो ऐसे विच ऑफ द फॉलोइंग प्रूफ लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ये बोल रहा है इसमें से कौन सा पेयर है जो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को क्या कर रहा है, प्रूव कर रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन है एक H2SO4 कामा H2S, दूसरा ऑप्शन इसमें CCl4CH4, ठीक है, तीसरा ऑप्शन ये H2O दे दिए, N2O दे दिए। बताइए कौन सा प्रूफ करेगा। कौन सा प्रूफ? हाँ H2 प्रूफ करेगा क्या? H2 नहीं करेगा, ये तो फोर्थ वही करेगा। क्वेश्चन भी फोर्थ नहीं समझ करेगा, पाया ना सर। अरे मतलब जो ऊपर ला पढ़े हैं मल्टीपल प्रोपोर्शन, इसको हाँ कौन मतलब पेयर प्रूफ करेगा, रेशो किस में आ रहा है आज, फोर्थ फोर्थ। फोर्थ में ही तो आ रहा। तो पर थर्ड में चेक हमने कर दो लीजिए, H2 दे दिए। H2 दे दिए हैं। H2O। हाँ H2 ठीक है। जैसे यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं आपको थोड़ा सहूलियत के लिए, क्वेश्चन मतलब इतने में से ही अगर आता है तो आ जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज डज नॉट फॉलो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो इसमें पेयर बन जाएगा, आंसर है सारे SnCl2, Sn ऊपर वाले भी पेयर हो जाएंगे, और कुछ लिख लीजिए PbO PbO2, ठीक है, FeCl2 FeCl3, चौथा HCl NaCl,
कौन नहीं करेगा? पेयर कौन नहीं बनाएगा ना? हाँ, फोर्थ। फोर्थ नहीं बनाएगा, बाकी सब बना रहे हैं। ठीक है। ओके। अब आगे वाला ला, इससे जो क्वेश्चन रहेगा आप कर लीजिएगा आज, ठीक है, अगर कहीं मिलता है तो। नहीं तो इतना हम करा दे रहे हैं, आप इधर उधर नहीं। ला ऑफ गैसियस वॉल्यूम, ये सब हम लोग स्टेशियोमेट्री के बेस पे भी लगा सकते हैं। ला की जरूरत ही नहीं पड़ेगा अगर क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है। हम्म। स्टेशियोमेट्री हम आगे पढ़ाएंगे। तो स्टेशियोमेट्री आपके बुक में दिया है, तो ये सब हमें ला की जरूरत वहां नहीं पड़ेगा, लेकिन आपके बुक में ला दिया है तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए हम ये कर रहे हैं बस। ठीक ठीक है। है। तो यहाँ पे गैलुसाक ने दिया था, गैलुसाक जानते हैं। और गैलुसाक ला इन गैसियस बेसिकली रिएक्शन के लिए होता है, इन गैसियस रिएक्शन एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, रिएक्टेंट combine with simple ratio of product। ठीक है। तब इसमें होता है, जैसे मान लीजिए H2Cl2 2HCl होता है। ये मतलब अगर यहाँ पे किसी को दिक्कत होगा तो आगे हम स्टेशनरी के बेस पे बता देंगे, ये सारा एक्सप्लेन कर देंगे। तो यहाँ पे जैसे 1 वॉल्यूम है तो N वॉल्यूम है, और ये 2 वॉल्यूम बनेगा। बनेगा कि नहीं? यानी कि 1 मिलीलीटर है, 1 मिलीलीटर है, ये भी वन, मतलब क्या बन जाएगा 2 मिलीलीटर ना। और 1 अगर लीटर है, 1 लीटर है, तो ये क्या हो जाएगा 2 लीटर का हो जाएगा। तो मीन्स मतलब इसमें कोई भी, जैसे दूसरा एक पहला एग्जाम्पल हो गया, दूसरा एग्जाम्पल N2+3H2 और 2NH3 बन रहा है। तो इसमें भी क्या लिख सकते हैं, 1 वॉल्यूम, और ये क्या हो जाएगा 3 वॉल्यूम, और ये कितना बना रहा है 2 वॉल्यूम। तो वही 1 लीटर, यही गैल्यूसाक कला है। 3 लीटर हो जाएगा और 2 लीटर हो जाएगा। तो इसमें कोई बहुत वैसा टेक्निकल चीज नहीं लग रहा है। ठीक है। ये लीटर लिखा हुआ किसी का भी, जैसे मान लीजिए तीसरा है इसमें H2Cl2 और 2HCl ले लेते हैं। तो कैसे इसमें क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो इसमें मान लीजिए हमारे पास 2 लीटर दे दिया और इसको एक्सेस में लिख दिया, तो यहाँ पे इसका आंसर कितना हो जाएगा हाँ, आर्यन शिव? 2 4 हो जाएगा ना? 2 लीटर, फोर टू लीटर फोर लीटर लीटर सॉरी 4 लीटर। 4 लीटर, ये एक्सेस में बोल रहा है, तो हाँ, इसको भी 4 लीटर। 2 लीटर ले लेंगे। ठीक है, तो ये 4 लीटर हो जाएगा। हम्म। और यहाँ पे N2 3H2 2NH3, तो ये एक्सेस में बोल रहा है, ये 30 मिलीलीटर है, ये 30 है। कितना बना? हाँ, ये 30 मिलीलीटर है, ये 20 मिलीलीटर, तो ये हमारे पास 10 मिलीलीटर। ठीक। ये हम लोग लैब लिमिटिंग वाले से भी कर सकते हैं, आगे हम लोग करेंगे। ठीक है। तो ये बेसिकली हम ला को कंप्लीट करने के लिए कराए हैं। ठीक है। एक लास्ट पांचवा ला हम लोग, 3 हो गए ना, 4, शायद 4 हो गए ना गैसियस, तो छोटा तो नहीं। 3 हो गए। हाँ, 4 हो गए, चौथा था गैस ला, लाइस बस, हाँ, एक गैसियस और ला, बचा। एवोगैड्रो वाला है। ठीक है। ये तीसरा था। चौथा हो गया, पांचवा, पांचवा एवोगैड्रो ला।
अब अवोगाद्रो लॉ क्या है? ये देखिए हम लोग गैसियस स्टेट में भी पढ़ते हैं, तो यहाँ पे भी दिया है एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है, ये अवोगाद्रो लॉ है। तो पी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? एनआर। ठीक, तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या रहेगी? इफ कांस्टेंट क्या? टेम्परेचर एंड प्रेशर। टीपी कांस्टेंट होगा तो आर तो कांस्टेंट है ही है, नहीं? तो क्या होगा? बी इक्वल नंबर ऑफ मोल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ठीक है, वॉल्यूम। तो H2 एग्जाम्पल, H2Cl2 और 2HCl, इसमें मॉलिक्यूल वगैरह सारा निकालते हैं। यहाँ पे 1 मॉलिक्यूल बोल रहा है, ठीक। तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा? चलिए यहाँ पे लीटर से ही शुरू करते हैं। 1 लीटर, 1 लीटर, 2 लीटर, ठीक है। तो 1 मॉलिक्यूल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? 1 मॉलिक्यूल हो जाएगा, नहीं, और 2 मॉलिक्यूल हो जाएगा। इसी को हम लोग जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल लिख सकते हैं, तो यहाँ हमारे पास 2 मॉलिक्यूल हो जाएगा, और 2 मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल मिलके क्या 4 मॉलिक्यूल बनाएगा, नहीं? ये भी, ये हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं ये 22.4 लीटर है स्टैंडर्ड, तो ये 22.4 लीटर होगा, नहीं? और ये हमारे पास 44.8 लीटर हो जाएगा, डबल हो जाएगा कि नहीं? यानी कि ये हमारे पास एन मॉलिक्यूल कह सकते हैं इसको, एवोगाद्रो नंबर के इक्वल। इसे क्या बोल सकते हैं? एन मॉलिक्यूल, नहीं? इसे 2 Na मॉलिक्यूल बोल सकते हैं कि नहीं? यस सर। बस यहाँ थोड़ा एनालिसिस करना है। इसको 1 मोल बोल सकते हैं, इसको 1 मोल बोल सकते हैं, इसको 2 मोल बोल सकते हैं, नहीं? अभी हम लोग इसको अगर मान लीजिए 1 एटम बोल सकते हैं, अभी हम लोग एक्सप्लेन किए 1 एटम बोल सकते हैं, तो ये भी 2 एटम हो जाएगा, नहीं? या हम लोग यहाँ पे 2 एटम लेके चलें, तो ये भी 2 एटम हो जाएगा कि नहीं? ये हमारे पास 4 एटम हो जाएगा। तो ऐसे थोड़ा सा एनालिसिस करना है, ठीक है। तो आंसर यहाँ से डायरेक्ट डायरेक्ट आपको मिल जाता है, कोई ऐसा रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन आता है, ठीक। तो आगे चलते हैं। हम लोग ऐसे तो पढ़ चुके हैं एटॉमिक सिटी क्या होता है, लेकिन यहाँ पे एटॉमिक सिटी वेपर डेंसिटी वाले क्वेश्चन लगा चुके हैं शायद ना। हम्म, आप लोग बोल ही नहीं रहे हैं, चलिए मैं फिर से करा दे रहा हूँ किसी को। क्या चीज है? एटॉमिक एटॉमिक सिटी और वेपर डेंसिटी वाले क्वेश्चन शायद करा दिए हैं ना। एटॉमिक सिटी यानी कि नंबर ऑफ, चलिए कोई नहीं, डिवाइड हो जाएगा, प्रेजेंट इन 1 मॉलिक्यूल। नंबर ऑफ एटम जो प्रेजेंट होता है 1 मॉलिक्यूल में, उसे क्या कहेंगे? एटॉमिक सिटी। जैसे O2 है, 2 है एटॉमिक सिटी। हीलियम है तो 1 एटॉमिक सिटी, है। कार्बन डाइऑक्साइड 3 एटॉमिक सिटी हो जाएगी। तो अगर ऑक्सीजन की एटॉमिक सिटी पूछा जाए तो 2 हो जाएगा। O3 में क्या हो जाएगा? O3 में 3 हो जाएगा। H2SO4 में कितना है? एटॉमिक सिटी 7 हो गया। ऐसे इसी बेस पे तो हम लोग नंबर ऑफ एटम निकाल रहे थे ना, नंबर ऑफ एटम इन मॉलिक्यूल। तो हम लोग फार्मूला पढ़े होंगे, एन इक्वल टू एटॉमिक सिटी, सिटी इक्वल टू एवोगाद्रो नंबर। ये वाला फार्मूला ऊपर बहुत हम लोग लगाए थे, ठीक है, तो इसी के रिस्पेक्ट में लगाए थे। यहाँ वेपर डेंसिटी भी शायद पढ़ चुके हैं, डेंसिटी, वेपर डेंसिटी पढ़ चुके हैं ना। तो यस। वेपर डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है? आप लोग डेंसिटी ऑफ गैस अपान क्या कह सकते हैं? डेंसिटी ऑफ
H2 गैस एट सेम प्रेशर। टेम्परेचर एंड प्रेशर। प्रेशर। ठीक है। तो मतलब डी गैस क्या हो जाएगा, मतलब कि DH2 एट सेम TNP 60 में लिख दिए। और ये बेसिकली यूनिटलेस होगा नहीं, अगर देखा जाए रेशो है तो यूनिटलेस होगा। ठीक। और DH2 कितना हो जाएगा, इक्वल टू 0.0004 आ जाएगा, मतलब और 89 होता है ग्राम पर लीटर। और DH2 क्या कर सकते हैं, यानी कि 9 × 10⁻³ ग्राम पर लीटर का है। यहाँ पे आगे वेपर डेंसिटी की बात कर लिया जाए तो क्या हो जाएगा, मास ऑफ गैस एट वॉल्यूम और मास ऑफ H2 एट सेम वॉल्यूम ऑफ सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। वही चीज है, कोई ऐसा नया चीज हम नहीं लिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे n इक्वल टू मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ गैस कह सकते हैं। ठीक है। कुल मिला के ये सबसे हमें बहुत मतलब नहीं है, हमें मतलब है मॉलिक्यूलर मास अपॉन 2 किया जाता है, मॉलिक्यूल ऑफ H2। तो यहाँ से आता है, ऊपर हमने शायद एक क्वेश्चन लगा चुके हैं, बस ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दिए थे, ये वाला फार्मूला से मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 2, इस पे क्वेश्चन लगा चुके हैं। मॉलिक्यूलर वेट इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी, नहीं, यानी कि रिलेटिव भी बता चुके हैं शायद। रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, ये कहाँ से मतलब वेपर डेंसिटी आया उसको मैंने एक्सप्लेन किया। डी गैस ड्राई गैस मान लीजिए 1 कह सकते हैं यहाँ पे डेंसिटी ऑफ गैस 2, तो मतलब 1 2 के बीच में रिलेशन जो है उसे हम लोग क्या कहेंगे, रिलेटिव डेंसिटी बोलते हैं। और रिलेटिव डेंसिटी और वेपर डेंसिटी में रिलेशन भी मैंने बताया था, जैसे यहाँ पे कैलकुलेट करना है, डी गैस इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻⁶ ग्राम पर मिलीलीटर, देन गैस इन। ठीक है। तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं ड्राई गैस का वेपर डेंसिटी, जैसे SO2 कार्बन डाइऑक्साइड N2 4SO3। अब गिवन है इस क्वेश्चन में, गिवन क्या है आपको, डेंसिटी ऑफ H2 दिया है 9 × 10⁻⁵ ये गिवन है। कैलकुलेट करके बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। हम्म, अरे कौन सा ऑप्शन सही होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। मॉलिक्यूलर वेट कितना आया तो उसी के बेस पे पता चलेगा। तो हम लोग मॉलिक्यूलर वेट इक्वल टू वेपर डेंसिटी इंटू 2 पढ़ते हैं। तो हमें बेसिकली वेपर डेंसिटी चाहिए, वेपर डेंसिटी इक्वल टू डी गैस यानी कि ड्राई गैस अपॉन DH2 कर सकते हैं, रिलेटिव हो गया। तो यहाँ पे 3.6 इंटू 10 पे माइनस कितना दिया है, 6 दिया है, नहीं। यस सर। और इसका कितना, 9 इंटू 10 पे माइनस कितना हो जाएगा, 32.4 आएगा सर इसका, मतलब 32.4 इंटू 10 के 360 आ जाएगा शायद, देख लीजिए। 32.4 10 पे कितना तो 360 क्यों आएगा? अरे सॉरी, ये 32 है। जीरो ये पॉइंट जीरो थोड़ा फोर आ सा, रहा है मेरा। हाँ ये थोड़ा सा चेंज कर लीजिए, ये अच्छा कर लीजिए।
करते हैं तो बड़ा भारी आ जाएगा, दूसरा ऑप्शन जीरो नहीं पॉइंट मिलेगा जीरो फोर आ ऑप्शन। रहा है इसका मेरा। हाँ। अच्छा सर, अब 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 आ जाएगा, एक सेकेंड। 9 9 चौक 36 हो फोर्टी गया। फोर्टी हाँ, पेपर डेंसिटी। 14 आ गया। अब यानी कि मालिकुलर वेट में निकालना है, तो इंटू वेपर डेंसिटी 2 आ गया, इंटू 2 तो कितना हो गया, 14 इंटू 2 तो कितना हो गया, 80 हो 80। गया। अब 80 किसका मालिकुलर मास आ रहा है, वही आंसर सही हो जाएगा। बताइए। SO3। हाँ, SO3। SO3, तो SO3 ऑप्शन सही हो गया। इसी तरह से दूसरा यहाँ पे क्वेश्चन, ये शायद हम लगवा चुके हैं, पता नहीं। दूसरा क्वेश्चन, वेपर डेंसिटी ऑफ ए गैस with respect to methane is 4, then gas is, तो गैस बताना है क्या होगा। O3 दिया है, कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा SO2 दिया है, चौथा SO3 दिया है। ठीक है, बताइए जल्दी से। दिखाओ सर थोड़ा। मेरे भाई दिख रहा। तो विद रिस्पेक्ट टू मीथेन मतलब? मतलब मीथेन से मतलब कोरिलेट करना है, क्योंकि डेंसिटी यहाँ पे रिलेटिव डेंसिटी के रूप में DHCH4 मतलब हो जाएगा, जैसे हम लोग हाइड्रोजन से रिस्पेक्ट करते थे, यहाँ मीथेन से करेंगे। तो मतलब मीथ से समझ नहीं आया। चलिए दूसरा लगाइए, तब जब बताते हैं, जिसको भी समझ में आए वो लगाए। क्वेश्चन यही है, कुछ चेंज नहीं है। ये वाला तो कर ही सकते हैं, आसान सा है। अरे सर तीसरे वाले में इसका कैलकुलेटर तो बहुत भारी जा रहा है, 128 आ गया। भारी आ रहा है। ये वाला हम एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, ये बीच वाला, तब तक आप लोग ये देख लीजिए फिर लगाइए। देखिए, वेपर डेंसिटी इक्वल टू डी गैस अपन DCH4 कर लेंगे यहाँ पे, क्योंकि ये बोल रहा है पहले, इसी से रिलेशन CO आ करना है। ए जाएगा। इक्वल टू 4 है, तो मालिकुलर वेट, ठीक है, अपन मालिकुलर वेट ऑफ CH4 इक्वल टू 4 कर सकते हैं। ये हमने ऊपर बताया हुआ है आपको, रेशो के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन, यानी कि वेपर डेंसिटी रेशो इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट रेशो, ऐसा बताया हुआ है कॉन्सेप्ट। इतना तो हमको याद ही आ रहा। यहाँ पे निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, तो यहाँ से क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो कितना आ गया आंसर, M इक्वल टू 64 आ गया। अरे भाई, हाँ CH4 का 16 64 हो तो गया। आ गया सर, लेकिन मैं तो 2 से फिर हाँ मल्टीप्लाई तो, भी कर दिया ना। अबे भाई अब कहाँ 2, जब मॉलिक्यूलर वेट ही आ गया, 2 से मल्टीप्लाई अब क्यों करेंगे जब रेशो है। तो यहाँ पे आंसर कौन आ गया, SO2 आ गया। SO2 आ गया, हाँ ये तो सही ये था। सिंपल है, ये करा चुके हैं हम आपको। बस हम सोचे कि रिवीजन हो जाए, देखें आप लोग लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं। ठीक है, इसीलिए अब मैंने तो यहाँ इस पे वेपर दिया है। डेंसिटी वाले में हाँ। सर N2 भी हो सकता है और CO भी हो सकता है। क्या। तो इस लास्ट वाले में वो तो आंसर कहाँ? N2 भी हो सकता है और CO भी हो सकता है। हाँ, तो दोनों CO हो दोनों सकता है, तो दोनों यहाँ पे दिया है, तो यही आंसर हो CO और जाएगा। N2। बोथ हो अच्छा, जाएगा फर्स्ट और ना। थर्ड दिया, हाँ ठीक है। हम्म, ठीक। चलिए, ये भी क्वेश्चन लगा आ चुके हैं हमें, मुझे याद है। ठीक है, बस हम देख रहे हैं आप लोग लगा रहे हैं कि ऐसे ही हम ही केवल मेहनत कर रहे हैं। देन फाइंड वेपर डेंसिटी एंड, दोनों
मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस दोनों निकालना है, ये दिया है। तो बताइए कैलकुलेट करके आंसर, वेपर डेंसिटी और मॉलिक्यूलर वेट दोनों निकाल। 1.96 ग्राम दिया है ना? हाँ 1.96 है ये, और 1 लीटर में दिया है। किसी का आया? नहीं सर, रुको। वेपर डेंसिटी हम्म 0.51 आ रहा है सर। अरे भाई आप जीरो बोल बताते हैं। तो मोलिकुलर वेट तो ऐसे निकालेंगे ना, 1000/22.4। अरे भाई हमने एक बताया था, ऐसे भी लगा सकते हैं, फार्मूले से भी ऐसे भी लगा सकते हैं, चूंकि इसलिए से भी। कुछ नहीं पता हाँ, है तो ऐसे हम लोग यही करते थे। डिवाइड अबे करके ना। फार्मूले से भी बता रहे हैं जो आप पढ़े हैं। जैसे 1 लीटर में दे रहा है इतना ग्राम, तो भैया 1 मोल यानी कि 24.4, 22.4 लीटर में कितना हो जाएगा? 1.96, ठीक है, बताइए। और इंटू 22.4 लीटर, तो कितना आ गया? करीब करीब 44 ग्राम हो गया। हाँ, 44 ग्राम का। अरे भाई आर्यन, ऐसे लगा यस। लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, फार्मूले से लगा लीजिए, अब तो समझे में आ गया। वेट दिया है, मालिकुलर मास हमें निकालना है, वी अपॉन 22.4 लीटर। नहीं क्या यार, हम यार चिल्ला चिल्ला के थक जा रहे हैं, आप यही फार्मूला यूज करिए पूरा। सर ये लगा के तो 0.04 आ रहा है मोलिकुलर वेट। हम्म अब यहाँ पे तो यही है, ये वेट दिया है, ठीक है, ये हमारे पास दिया है, 1 लीटर दिया, ये नहीं निकल जाएगा? बताइए कौन नहीं निकाल सकता? डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे? एम, एम में क्या निकालना हमें? बेसिकली एम निकालना, सॉरी, एम दिया है, ये मेरे पास 1.96 दिया है ना, और एम निकालना है, और 1 दे दिया है 22.4 लीटर, तो यही हमने भी किया है। 1.96 इंटू 22.4 लीटर, तो कितना आ गया? लगभग 44 के करीब आएगा ना। हाँ, 44। हाँ लगभग लगभग 44 ग्राम आएगा, तो आंसर, तो 44 ग्राम वेपर डेंसिटी इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 2 आ जाएगा, तो 44/2 कितना आ गया? 22 आ गया, वेपर डेंसिटी 21। हाँ, 22 पर। 2 आ गया, हाफ हो जाएगा। ठीक, चलिए, तो इस तरह से क्वेश्चन लगाइए, आगे चलते हैं, ठीक है। ठीक है सर। बेसिकली देखिए, हमें यहाँ छोटी सी बात करना है बस, परसेंटेज कंपोजिशन अगर आता है तो लगा लीजिएगा। इसको फिर से हम लोग स्टेशोमेट्री बेस पे पढ़ेंगे थोड़ा सा। आपने लास्ट में स्टेशोमेट्री, परसेंटेज कंपोजिशन, जैसे मतलब हम पूछ लें कि परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन यूरिया, नहीं, तो आप परसेंटेज। लोग बता देंगे। जैसे मास परसेंट की बात कर रहे हैं, तो हम लोग क्या निकालेंगे? मास ऑफ एलिमेंट अपान क्या होगा? मोलर मास ऑफ कंपाउंड, और इनटू क्या कर देंगे, क्योंकि परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये फार्मूला कोई बहुत मतलब का नहीं है, हमारे फार्मूला तो हम लोग जानते ही हैं। जैसे क्वेश्चन ही परसेंटेज ऑफ कैल्शियम इन कैल्शियम कार्बोनेट बता सकते हैं, ठीक। कैल्शियम दूसरा कार्बोनेट। क्वेश्चन है परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन
नाइट्रोजन इन यूरिया, ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है, किसी का भी परसेंटेज निकाल सकते हैं। क्वेश्चन, परसेंटेज ऑफ सोडियम इन सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो इसमें परसेंटेज ऑफ कार्बन कार्बन ऑक्सीजन इन ग्लूकोज, बताइए जल्दी यार, इस सबका कैलकुलेट करना है, बच्चा वाला है। पहले में कितना है, कैल्शियम का परसेंटेज कितना है? कार्बन का भी निकाल सकते हैं, परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड कार्बन पर एंड ऑक्सीजन भी निकाल सकते हैं। इतना टाइम, भाई आप लोग बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत कमजोर करके रखे हैं। अरे भाई, कैल्शियम कार्बोनेट का कितना मॉलिक्यूलर मास, पहले मोलर मास निकाल लीजिए। नहीं तो कितना हो जाएगा, 40। 19.2% आएगा। इसका भाई, आप पॉइंट में बहुत क्वेश्चन का आंसर बता रहे हैं, पॉइंट में पॉइंट नहीं में आ आएगा तो पॉइंट में बताऊं बस। ये कितना 100 हो गया। ठीक, अब परसेंटेज ऑफ कैल्शियम निकालना है, सिंपल। तो हम लोग क्या करेंगे, कैल्शियम का 40 हो गया, 40/100 इंटू 100 कितना आ गया, क्या है यार, कोई बच्चा भी कर देगा, 40% आ गया। ठीक, अब यहाँ पे परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालना है, तो कार्बन का कितना है, 12 है, 12/100 इंटू 100 कितना आ गया, 12% हो गया। इसमें क्या, ऑक्सीजन का 16% हो जाएगा, सिंपल सिंपल दिया। दूसरा निकालिए, यूरिया वाला। और ये तो आपको, हम लोग थोड़ा किसान है, ठीक है, पूरा है, ठीक है, तो मीन्स मतलब ये तो बोरी पे भी लिखा रहता है, निकालिए जल्दी। एक बहुत बार पूछा गया है एग्जामों में, जीएस वगैरह में भी पूछा जाता है, क्योंकि बोरी पे लिखा रहता है कि मतलब कि अवेयरनेस रहे। अगर कितना आया, आर्यन तो भाग गया लग रहा है, नहीं सर, एक मिनट। तो ये सब नहीं आ रहा है यार। NH2CO NH2 कितना आ गया मोलर मास, 60 होता है, ठीक है, कैलकुलेट करके देख लीजिए। अब यहाँ परसेंटेज ऑफ हमारे पास नाइट्रोजन दिया है, तो नाइट्रोजन देखिए, एन एन कितना हो गया, 28, 28/16 इंटू 100 कितना आ गया, फार्मूला भी मैंने लिख दिया, कितना आ गया, 46.66 के करीब आएगा, 46% बोरी पे लिखा रहता है, ठीक है, याद भी रहना चाहिए। 40.66। हाँ, अब यहाँ पे देखिए Na का पूछ रहा है, Na का सोडियम का कितना होता है, हाँ? सोडियम का 11। 11 यार एटॉमिक नंबर होता है, मास पर। अच्छा। तो ये इसका कितना हो जाएगा, Na का मोलर मास 40 हो जाएगा, 40। निकाल के देख लीजिए, किसी को कैलकुलेट करने में दिक्कत है? नहीं सर। हाँ यार, ये तो नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे परसेंटेज ऑफ Na निकालना है, तो 23/, मतलब क्या करना, 40 इंटू 100, कैलकुलेट करके देख लीजिए। हाँ, 4×5 = 20। हाँ 57.5 आएगा। हाँ, जो भी 57 आएगा। हाँ 57 आएगा सर। 40 से डिवाइड करेंगे ना। हाँ, 40 से डिवाइड कर रहे हैं 23 को, 4 हाँ से डिवाइड करेंगे 23 को, कितना आ जाएगा? चाहे जैसे कर लो सर, जीरो जीरो कैंसिल कर दो तो भी उतना ही आएगा ना। 4×5 = 20। 3 आएगा। हाँ, जीरो 57 चार से ही से। बता रहे हैं। हाँ 57 ही आएगा।
ठीक। 57.5 कर सकते हैं। कार्बन ग्लूकोज में बताइए, ग्लूकोज का फार्मूला C6H12O6 है। इसका मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा? अरे बताइए बताइए। एक सेकंड सर। वन एट्टी आएगा ना? 180 होता है, देखिए 180 से ज्यादा किसी का आप चेक करते हैं, ठीक है, क्या बोल देते हैं, शुगर है उसको, ठीक है। हाँ। ये भी तो रहता है, 180 से ज्यादा आता है तो बोल देते हैं आप शुगर है शुगर आपको, है। ठीक है। तो ये 80 भी से ज्यादा होता है। क्या आता है? 180 से ज्यादा किसी को रहता है तो शुगर बताया जाता एज पे है। डिपेंड करता है सर, एज पे भी तो डिपेंड करता है अरे थोड़ा सा। मतलब लिमिट तो यही है ना, हाँ लिमिट है। लिमिट की बात मतलब। इसका मॉलिक्यूलर मास भी वही होता है, मतलब याद रखने के लिए तरीका है। बताइए, कार्बन और ऑक्सीजन का परसेंटेज बताना है। तो परसेंटेज कार्बन अब कार्बन हो जाएगा बताओ। 12 ना, 180 इंटू 100 कितना आ गया? एक सेकंड सर। 53 के आसपास, 53.3। हम्म, ऐसे चला जाएगा। और ऑक्सीजन का? हम्म, एक सेकंड सर। ऑक्सीजन के 8.8 हटा रहा है सर। हम्म, 8.88। पहले वाला गलत है क्या? 12, कार्बन के 12×6 = 72 हो गए यार। ये अरे ऑक्सीजन का कर लेते हैं, ये ऑक्सीजन लिख देते हैं। आप भी नहीं कैलकुलेट करके। ऑक्सीजन हो गया, ये नीचे कार्बन का कर लेते 22 बताने 180 कितना हो गया? हम्म, 40% फोर्टी सर। हाँ। परसेंट चलिए, ये तो परसेंटेज का रहेगा, ऐसे निकाल लीजिए। आर्यन कुछ बोल नहीं रहे हैं, आ नहीं रहे क्या? आ रहा है। आर्यन, इसमें तो कुछ है नहीं भाई। और यस। ये बहुत जरूरत भी नहीं है, इसलिए कि मतलब ये सब आपको क्या है कि पहले से रहना चाहिए, इसमें आन जाना चाहिए, ठीक है। चलिए, एक 3.4% सल्फर इज प्रेजेंट इन इंसुलिन, ऐसे किसी का भी दे देते हैं। देन फाइंड मिनिमम मॉलिक्यूलर मास ऑफ इंसुलिन। निकाल सकता कोई? बहुत फेमस क्वेश्चन है। थ्री पॉइंट मिनिमम फोर मॉलिक्यूलर, परसेंट क्या सल्फर दिया ना? प्रेजेंट इन इंसुलिन एंड मिनिमम मॉलिक्यूलर मास। देखिए थ्री दोनों पॉइंट चीजों से
निकाल सकते हैं, क्योंकि इसलिए से भी निकाल सकते हैं, फार्मूले से भी निकाल सकते हैं। आपको जिसमें सुविधा हो निकालिए। 3.4 पैस्कल मौलिक क्वेश्चन। अगर किसी को फार्मूला चाहिए तो हम फार्मूला भी बता सकते हैं। बता दो सर, फार्मूला आपको क्या? बता दो। ये क्वेश्चन नहीं लगा पा रहे हैं? फार्मूले कह रहा हूँ। इंसुलिन का फॉर्मूला क्या है? अरे भाई कुछ नहीं, फार्मूला आप बताइए, लगाइए। फार्मूला तो पढ़ ही चुके हैं। चलिए, नहीं लगा पा रहे हैं, पहले लगाते हैं, फिर जो फार्मूला लिखना है। जैसे देखिए, हाँ नहीं, यहाँ पे ये तो दिया है 3.4 ग्राम, यानी कि 100 में, क्योंकि परसेंटेज लगाया। ये तो समझ ही रहे हैं ना? ठीक है, इंसुलिन में। और 1 ग्राम में कितना हो जाएगा? 100/3.4 100 हो थ्री जाएगा। पॉइंट फोर और इसमें सल्फर के दिया है तो 32 हो जाएगा। तो इसको इसलिए 29.4 आएगा सर। हम्म 100/3.4 का डिवाइड करें 29.4 आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये फिर हम लोग चेंज हो जाएगा, 100/3.4 × 32, कितना आंसर आ गया? लगभग 941 के ग्राम आएगा। ठीक है, इतना इंसुलिन का। 94। हाँ हाँ, फार्मूला जिसको चाहिए हम फार्मूला बता दे रहे हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे फार्मूला किसके लिए? इफ परसेंटेज ऑफ कंटेंट कंटेंट एलिमेंट इज गिवन इन ए compound and its molecular weight is asked, यही पूछ रहे थे। देन क्या करेंगे? आपको लॉन्ग बहुत फार्मूला चाहिए तो हम फार्मूला बना दे रहे हैं इसमें कोई। तो मॉलिक्यूलर वेट इक्वल टू क्या? 100 इंटू एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट, वेट ऑफ एलिमेंट, ठीक है। और इंटू क्या हो जाएगा? एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट इंटू नंबर ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट। अगर कहीं पे नंबर ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट अपान क्या हो जाएगा? बता सकता है कोई? हाँ। क्या भाई? अपान परसेंटेज दो दिया हो, ठीक है। इसमें हम कुछ नया नहीं बताए हैं, ठीक है। देखिए, आप इसको एनालिसिस कर सकते हैं डायरेक्ट, मतलब देखिए ज्यादा डायरेक्ट के पीछे नहीं पड़ना चाहिए, सबसे बड़ी बात है। इसमें देखिए, जब हम लोग परसेंटेज को मतलब चेंज करते हैं तो हम लोग क्या लिखते हैं? परसेंटेज अपान 100 लिखते हैं ना? 100। हाँ इतना तो जान ही रहे ना, लिखते हाँ हैं कि हाँ। नहीं? हाँ लिखते हैं। और उसके बाद हम लोग को क्या करना है? यहाँ पे हम पलट के लिख रहे हैं, जो एटॉमिक वेट हो जाएगा, एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट हो जाएगा, वेट इनटू जो नंबर ऑफ एलिमेंट हो, या मतलब एटॉमिक सिटी कह सकते हैं, नंबर ऑफ एटम इन एलिमेंट। और उसका मीन्स क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूलर वेट का हो जाएगा। यही फार्मूला चेंज करके यहाँ पे फार्मूला बना दिया गया, इसमें कुछ अलग से नहीं है, ठीक है। ठीक। तो आप ये याद रखिए या याद रखिए, नहीं तो कुछ नहीं याद रखिए तब भी आ जाएगा। जैसे नेक्स्ट इसी पे क्वेश्चन, इंसुलिन, इंसुलिन ही याद आ गया। ये क्वेश्चन आया हुआ है, एक हम लोग आया हुआ करते हैं, एक अपने से करते हैं जो रिलेटेड रहता है। परसेंटेज ऑफ सल्फर, देन मिनिमम, और ये बेसिकली मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट निकलता है,
ठीक है, ये मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट निकलता है। मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ इंसुलिन इज, कैलकुलेट कर सकते हैं, अब तो कर ही सकते हैं भाई। क्या अच्छा रुको सर। मैंने एक कंपाउंड 20% ऑफ नाइट्रोजन इज प्रेजेंट। मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट will be, पॉइंट में आएगा क्या सर? क्या यार, पॉइंट इतना हमको बता दे रहे हैं कि हम भाग जाएंगे। अरे कोई राउंड अप कर लिए। आर्यन तो एक साथ चुप हो गए, जैसे लग रहा है सो गए हैं, कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। 11% आ नहीं, रहा है। साल सारा कैलकुलेट करने में। अरे यार इतना छोटा सा कैलकुलेशन, आलस आ रहा है। फार्मूला बता दिया गया, फार्मूला से लगाइए। फार्मूला फार्मूले देखिए, से है। 4% दिया है और ये सल्फर दिया है 32 दिया है। ठीक है, तो यानी कि फार्मूला से अगर मालिकुलर वेट, ठीक है, मिनिमम मालिकुलर वेट मिल इक्वल टू, हम लोग पढ़ चुके हैं यहाँ पे 100 इंटू, यानी कि 32 अपन क्या हो जाएगा, 4%। तो कितना आ गया, अब तो फोर उल्टा मैंने परसेंट को कर दिया। लिखेंगे। हाँ, कितना आ गया। एक सेकंड सर। अबे भाई यहाँ पे कितना 8 जाएगा, 800 नहीं आएगा। 8। तो किसका नहीं आ रहा है। मैंने उल्टा कर दिया ना, हाँ, 4 into 32। अरे यार उल्टा करने की क्या जरूरत है, जो सीधा भी तो बताया गया है। ठीक है, इसमें ओवरली बता देना चाहिए। वैसे भी लगा सकते हैं, जैसे 4 ग्राम सल्फर 100 ग्राम इंसुलिन में, ठीक है, इसलिए 32 ग्राम ऑफ सल्फर की बात, तो 100 अपान क्या हो जाएगा, 4 into 32। तो यहाँ से भी 800 आ गया बिना फार्मूले के, क्योंकि इसलिए हम लोग बहुत प्रैक्टिस किए हैं भाई। ठीक है, यस। इसका बताइए। आप लोग भाई दो दो ऑप्शन है, आप जो उससे भी लगवाइए। इसका बताइए, जल्दी बताइए लेकिन। किसका? हाँ, अच्छा, इतने बड़े ट्वेंटी दोस्त से परसेंट बता लेना चाहिए। कितना आया। अरे भाई, मिनिमम मालिकुलर वेट पूछ रहा है, तो मतलब 100 इंटू 14 हो जाएगा नाइट्रोजन का, और 20 हो गया, तो ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया, 70, 56। 70 ग्राम यार, 56 के यहाँ से। अच्छा हाँ, ठीक है ठीक है। 70%। ये 70% नहीं गिरा। यहाँ मैं गलत काट दिया था, 20 चौक 80 कर दिया था। चलिए, इसी के रिस्पेक्ट में इसी में दूसरा ले लेते हैं। ये हम लोग थोड़ा सा, मतलब जो वैल्यू ये निकाल रहे थे, ये समझ लीजिए फार्मूला जो बना है, ये पहला केस। दूसरा इसी में थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। तब जैसे कि क्वेश्चन पहले लिखते हैं, बहुत फेमस क्वेश्चन आपको मिलेगा जरूर, तब इसको फॉर्म डिफाइन कर रहे हैं। जैसे हीमोग्लोबिन कंटेंट, लगाएंगे जरूर मिलेगा प्रीवियस ईयर में, 33% ऑफ आयरन बाई वेट, देन नंबर ऑफ आयरन एटम in hemoglobin if its molecular weight is 57, ये थोड़ा सा बड़ा, 200,
हाउ मेनी आयरन एटम आर प्रेजेंट। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, लग रहा है ऐसा। आंसर बता सकता कोई? हीमोग्लोबिन कंटेनिंग 0.33% लगेगा। हम्म। आंसर कितना आया? अरे सर एक सेकंड। देखिए, हमको ये सॉल्व करना हो तो उसी से सॉल्व करेंगे जो हम ज्यादा सीखे हैं, पहली बात। बाकी आप फार्मूले भी यूज कर सकते हैं। जैसे ये बोल रहा है 100 में कितना, 0.33, ठीक है। और 57 200 में कितना, 0.33, मतलब ये सर चूंकि इतना। उतना आ रहा है सर, तो कितना आ 95 रहा है? 33। नहीं यार, गलत बता रहे हैं। ऐसे ही किया हो जैसे आप कर रहे हो। हाँ तो कैंसिल करिए सही, ठीक है। कितना आया? एक सेकंड। यहाँ पे एक छूट गया है, सॉरी। ये इतने में एक, मतलब कि हम लोग 57 में 56 आयरन का होगा ना। 56 होगा, हाँ 56 हाँ तो फिफ्टी आयरन सिक्स का पे, लिखेंगे ना। हाँ 56 से तो डिवाइड करेंगे ना। नहीं, अब मतलब ये कैंसिल कर दिए, चलिए ठीक है। अब यहाँ थर्टी पे 337। 56 में कितना आ जाएगा? 33 और इंटू 57 2 और 56। अब देखिए, सर अब तीन कितना सौ आया? सैंतीस आएगा। 3.36 आएगा ना। तो हाँ ऐसे ही कर लेते हैं। यही आएगा ना। हाँ आर्यन, yes। यही आएगा। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है यार। हम्म, इसमें क्या मतलब, जैसे ये टॉपिक में हमने लिखा था तो यहाँ पे क्या लिख दें जो निकालना है, यानी कि मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड, ठीक है। यानी कि जो केस है 2 वाला,